नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू ओल्ड मॉन्क्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इथिक्स पेपर 4 का नेक्स्ट पार्ट, दैट इज लेसन्स लर्न फ्रॉम द लाइव्स ऑफ ग्रेट इंडियन लीडर्स, रिफॉर्मर्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। काफ़ी सारे थिंकर्स हैं इसमें जिन्होंने इंडिया को शेप किया है, जो भारत कहते हैं हम लोग। इस समय जब ब्रिटिश के अंडर थे हम, तो काफ़ी सारे सोशल रिफॉर्मर्स आए थे, काफ़ी सारे एडमिनिस्ट्रेटर्स थे जो गवर्नमेंट के साथ रहते हुए भी भारत की सोच रहे थे। And of course, there were some spiritual leaders also existing in the society जिन्होंने काफ़ी इंडिया को शेप रिसाइज किया है, उसके आइडेंटिटी को रीइस्टेब्लिश करने का प्रयास किया है। ठीक है, तो इस पार्ट में हम ये देखेंगे, बिगिनिंग विथ स्वामी विवेकानंद द ग्रेट। ऑफ कोर्स इन द मॉडर्न सेंचुरी अगर भारत का नाम लिया जाता है वर्ल्ड ओवर, तो इट वाज बिकॉज ऑफ द स्वामी विवेकानंदा। ही इज नोन फॉर establishing the connect between east and west, because which has been kept in isolation due to the presence of British, because it was taught in British India कि भारत को हम अभी सिविलाइज्ड बना रहे हैं, अदरवाइज दे वर इनह्यूमन, दे वर लाइक एन एनिमल्स। ठीक है, तो वो ईस्ट और वेस्ट का जो कनेक्ट था वो इस्टेब्लिश करने का काम अगर किसी ने किया तो स्वामी विवेकानंद जी ने किया। उन्होंने अपने कल्चरल ग्लोरी को लोगों के सामने जब रखा, तब लोगों ने आइडेंटिफाई किया कि कितनी मैच्योर, कितनी वेल अंडरस्टूड लॉजिकल ऐसी फिलॉसफी है भारत में, जिसका नाम है वेदांत। तो आप सब ये जानते ही है कि उनके लाइफ में क्या हुआ था, बट फिर भी हम एक बार गो थ्रू करते हैं ओवरऑल। और इथिक्स पेपर 4 में इसका एप्लीकेशन कैसा है वो जानने का हम प्रयास करेंगे। ठीक है, सो बॉर्न इन एफ्लुएंट फैमिली इन कोलकाता 1863। एक काफ़ी सारे भाई बहनों के बीच में वो पले बड़े थे, सबसे छोटे थे। Deep mastery on the Western philosophy and history. He was practicing meditation since childhood and associated with the Brahmo Samaj movement for some time. In early youth, experienced spiritual crisis with a doubt about the existence of the God. ऐसा वो कहते थे ना, काफी नटखट थे। नरेंद्र नाम था इनका, और इतने वो मन चले थे, इतना उनका ये था कि मस्ती मस्ती में उन्होंने रामकृष्ण परमहंस से पूछ लिया कि चलो आप इतने बड़े ज्ञानी हो, लोग बोलते हैं आपके बारे में, तो चलो दिखा दो गॉड कहाँ पे है। जहाँ पे आगे लिखा है ना, वाइल मेकिंग इंटरेक्शन विद हिज गुरु, लेटर ऑन ही बिकेम अ गुरु, बट इन दैट टाइम व्हेन ही वाज नॉट अ गुरु, ही वाज लाइक चलो आप तो बड़े ज्ञानी हैं वगैरह वगैरह, तो बताइए कि आपने भगवान को देखा है। एंड स्वामी रामकृष्ण परमहंस का जो रिप्लाई था वो काफी अच्छा था। यस आई हैव, I see him as clearly as I see you, only in a much intense sense. This is very important. जैसा तुम मुझे देख रहे हो वैसा ही मैं ईश्वर को देख रहा हूँ, बस फर्क इतना है कि मेरी इंटेंसिटी, देखने की जो क्षमता है, कॉन्शियसनेस है, वो ज्यादा है एज कम्पेयर टू यू। एंड दिस हैज गिवन अ किक टू द स्वामी विवेकानंद लाइफ। ऐसा कहते हैं कि वहां से उनकी जिंदगी बदल गई, बिकॉज ही हैज थॉट ऑफ कि ऐसा कैसा जवाब कोई दे सकता है, एंड इट हैज समथिंग, डेफिनेटली कुछ सेंस बन भी रहा है, बिकॉज ही वॉज लाइक हैविंग ओनली क्वेश्चंस इन माइंड। द ओनली थिंग दैट स्वामी विवेकानंद हैड इन द बिगिनिंग वॉज द क्वेश्चनिंग। अब ऐसा नहीं है कि जब रामकृष्ण परमहंस मिले उनके बाद फिर उनको क्वेश्चनिंग हुई, उनके बाद मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस उन्होंने स्टार्ट की, नहीं 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 नहीं। बचपन से ही उनको इस बात का एक बड़ा लगाव था कि वो जब भी कहीं जाते थे तो मेडिटेशन की अवस्था में बैठ जाते थे। ऐसा कहते थे कि इनिशियली दोस्तों के साथ, जैसे हम कहीं पे घूमने जाते हैं, कहीं बैठने जाते हैं, वो अपने दोस्तों के साथ स्मशान भूमि में ध्यान लगाने जाते थे। अभी सुन के ही चौंक जाओगे आप कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है, लेकिन ही वॉज अ पर्सनैलिटी हु यूज टू डू इट एंड प्रैक्टिस इट रेगुलरली। ऐसा कहते थे कई बार वो स्मशान भूमि में जाके वो जो मुर्दे जला रहे हैं वहाँ उसके बगल में जाके बैठते थे, और वो मुर्दे के ऊपर की जो मिट्टी रहती थी वो खुद के शरीर को लगा लेते थे और एक ध्यान की अवस्था में लीन हो जाते थे। तो ये अपने आप में एक बड़ा आश्चर्यकारक हम कह सकते हैं हमारे लिए, बिकॉज वी डू नॉट बिलीव, वी डू नॉट ट्राई टू कंसीव आवर सेल्फ ऑफ दैट कंसेप्ट एंड एक्टिविटीज। बट यस, इंडिया इज नोन फॉर दैट, जिसको भारत कहते हैं ना, भारत की जो कल्चरल आइडेंटिटी है ये इसी में है।
और इसको रिस्टोर करने का काम ही आगे स्वामी विवेकानंद जी ने किया है। कैसे, आगे देखते हैं। डिस्कवरी ऑफ अ रियल इंडिया, रियल इंडिया इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्योंकि भारत क्या है, उसकी आइडेंटिटी क्या है, उसको इस्टेब्लिश करने का काम अगर किसी ने किया है इनिशियली, यानी इन द मॉडर्न टाइम, इट वाज अ स्वामी विवेकानंद। कि भारत है क्या, वो भुला दिया गया है। और वो क्यों, तो आगे रीजंस लिखे। व्हाइल ट्रैवलिंग ऑल ओवर इंडिया, स्वामी विवेकानंद डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ द मासेस। उन्होंने देखा कि लोगों को तो पता ही नहीं है, ये जो मैंने इतना डीप मेडिटेटिव स्टेट में जाके समझने का प्रयास किया, मेरे गुरु ने जो मुझे ज्ञान दिया, ये तो लोगों को पता ही नहीं है। पीपल आर लाइक इन द पॉवर्टी, इन द बैकवर्डनेस। ही इज द फर्स्ट religious leader to understand and openly declare that the real cause of the India's downfall was the neglect of the masses. This neglect is not something he's talking about in the material sense. This is the ignorance. We usually talk in philosophy, ignorance of the knowledge of the reality. नॉलेज का इग्नोरेंस ही मासेस के निगलेक्ट का जो एक कारण है, उसकी उसके वजह से एक्चुअली वी आर इन अ पॉवर्टी एंड बैकवर्डनेस। द इमीडिएट नीड वाज टू प्रोवाइड फूड एंड बेयर नेसेसिटीज ऑफ लाइफ टू देम। क्योंकि जब तक पेट में खाना नहीं होता और शरीर पे कपड़े नहीं होते, तब तक आप किसी को फिलोसॉफी नहीं पढ़ा सकते। ये बात तो उतनी ही सच है। ये बात ध्यान में। आई रिमेम्बर कि इफ यू इन 2011 एंड 12 की बात है गेस, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो फूड वेस्ट हो रहा है, अनाज साइलोज में पड़ा हुआ है ना, जो हम यहाँ पे हमारे फूड ग्रेन्स की बात करें, वेयर हाउसेस में पड़े होते हैं, सड़ जाते हैं, उस पर चूहे लगते हैं, कीड़े मकोड़े लगते हैं, और वैसे सड़ने में क्या पॉइंट है, गरीब जो लोग हैं उनमें बांट दो। ऐसा एक ये रूलिंग वी कैन से सुप्रीम कोर्ट ने निकाला था। इफ यू रिमेम्बर, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी ने बहुत क्लियरली ये बात बताई थी कि भले ही फूड जो होता है ना, वो कितना भी सड़ क्यों ना जाए, लेकिन गरीबों को या किसी भी व्यक्ति को उसको फ्री में नहीं देना चाहिए। फ्री शुड नॉट बी गिवन। और इसको इसलिए नहीं देना चाहिए क्योंकि उनको उसकी फिर वैल्यू नहीं रहती। दे देन डू नॉट रिस्पेक्ट द कंट्रीज रिसोर्सेस। देश के रिसोर्सेस का फिर सम्मान नहीं कर सकते फिर वो लोग, अगर उनको सब फ्री में दिया जाए। अब आप समझ सकते हो कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में जो कर रही है वो कितना सही है। ठीक है। एनीवे, आगे बढ़ के हम ये कहेंगे कि इवन ये जो स्वामी विवेकानंद जी ने बात की है ना, इमीडिएट नीड वाज टू प्रोवाइड फूड एंड बेयर नेसेसिटीज। इवन जब प्रणब मुखर्जी साहब जो प्राइम प्रेसिडेंट थे देश के, तब उन्होंने भी ये बात कही थी कि लोगों के जब पेट में खाना नहीं होता ना, तो उनको फिलोसफी नहीं पढ़ाई जाती। आई बात ध्यान में। दैट्स व्हाई ही वाज क्वाइट अवेयर कि देश को क्या देना जरूरी है और किस हिसाब से देना जरूरी है। दिस कैन बी अचीव्ड बाय स्प्रेडिंग द नॉलेज ऑफ इम्प्रूव्ड मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, by improving the village industries and through the similar activities, similar to the गांधी जी है ना, जिन्होंने विलेज इंडस्ट्री पे फोकस किया, आत्मनिर्भरता पे फोकस किया, सेल्फ रिलायंस पे, स्वदेशी पे फोकस किया। Swami Vivekananda worked through two solutions for the two causes. The first one was centuries of oppression. The downtrodden masses had lost the self-confidence कि हम कुछ बन भी सकते हैं, है ना। It can be restored It can be restored through the life-giving and inspiring messages. लेकिन इंस्पायरिंग मैसेजेस हो कैसे सकते हैं ना, कोई एक लाइन ऑफ इंस्पायरिंग मैसेजेस पढ़ के ना थोड़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। सो इट कैन बी फाउंड इन द प्रिंसिपल्स ऑफ द आत्मा, द डॉक्ट्रिन ऑफ द पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ द सोल विच कैन बी टॉट थ्रू द वेदांता। अल्टीमेटली सॉल्यूशन क्या है? टीच वेदांता टू द पीपल। दैट्स व्हाट ही कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट फॉर द लॉस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस। जो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा लॉस हुआ है ना, उसके पीछे सबसे मेजर रीजन क्या है? ऑपरेशन। वी हैव बीन ऑप्रेस्ड बाय सेंचुरीज। कभी मुगल, उसके बाद में फिर ब्रिटिश, मीनवाइल फिर डच, फ्रेंच, ये वो सब आके हमको ऑप्रेस करके गए हैं। हमने वसुधैव कुटुंबकम कहिए या अतिथि देवो भव कहिए, इन सब के चक्कर में हमने एक चीज बड़ी भूल गई कि धर्म को रक्षा करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा दायित्व होता है। और लेकिन कुछ कारणवश हमारे देश के कुछ लोगों के
स्वार्थी वृत्ति से कहिए, मटेरियल बेनिफिट्स के चाहते कहिए, अलग अलग जो हमारे ग्रीडी नेचर के तहत हमने अपने देश को बेच दिया। उसी की वजह से वी वेंट इनटू अ ईयर्स ऑफ ऑपरेशन, we become a downtrodden masses, and we lost the self confidence. So, for that, the solution found by Swami Vivekananda was re-establish the ideology of Vedanta, teach them to the core at the heart with the people keeping in front of you, and that's why he thought that through education the principles of Vedanta can be executed in the practical life. ये बहुत ज़रूरी उन्होंने कहा कि एजुकेशन सिस्टम से ही वेदांत को पढ़ाया जाना चाहिए. He saw the need for an organization to spread education, and that's why he established the Ramakrishna Mission, which founded in the 1897. रामकृष्ण परमहंस का जो एक नाम था, उनकी विचारधारा थी, उनकी जो टीचिंग्स थी, वो कंप्लीटली वेदांत बेस्ड थी, और उसको आगे बढ़ाने का काम, एज ही वॉज वेरी कन्विंस्ड कि ब्रिटिश तो हमें ये करने नहीं देंगे, तो उन्होंने अपने आप से रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, विच इज अ मिशन to help people to understand the teachings of Vedanta. World Parliament of Religion held in Chicago in 1893 made him famous as a orator by the divine right. है ना, जो 1893 में पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन हुआ था शिकागो में, उनका जो स्पीच था माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, काफ़ी फेमस हुआ था. अब ऐसा कहते हैं कि इट्स नॉट दैट कि ये पहले इंडियन थे जिन्होंने कई तो वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन में जाके माय ब्रदर्स एंड माय सिस्टर्स वगैरह कहा था. ही वॉज नॉट द फर्स्ट पर्सन, ही वॉज द फोर्थ पर्सन. ऐसा कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद वॉज अ फोर्थ पर्सन टू टॉक और बिगिन हिज स्पीच with my brothers and my sisters. Now, why it was Swami Vivekananda, after his my brother and sister, a round of applauses went on. ऐसा कहते हैं कि जब उन्होंने ये कहा था ना, my brothers and sisters, तो तालियों की बौछार हुई थी. इतने लोग ऐसे जोर जोर से तालियां बजा रहे थे कि कई देर तक वो चल रही थी, रुके ही नहीं. क्यों? ऐसा कहते हैं इट वॉज बिकॉज सोल ऑफ हिज एग्जिस्टेंस वहां से वो निकला था कि मेरे भाई और बहनों, इट वॉज नॉट अ मेयरली एन आर्ट ऑफ स्पीच, जिसको हम कहते हैं ना, एक आर्ट होता है ना स्पीच भी, कि आपने अपना स्पीच इससे शुरू करना चाहिए. नो, इट वॉज नॉट लाइक दैट. इट वॉज बाय हार्ट फ्रॉम द सोल इटसेल्फ. ही सेड कि नहीं, यू आर ट्रूली माय ब्रदर्स, you are truly my sisters, irrespective of the religion which you belong. And that's what our existence of Atma, as taught in the Vedanta, nothing but we are a part of, or we are the dots participating in the existence of a Brahma. ब्रह्मा एक सुपर डॉट समझ लीजिए, उसमें हम माइक्रो डॉट्स है जिसको हम कनेक्ट कर सकते हैं. आई बात ध्यान में. दैट्स व्हाई ही सेड कि यू एंड मी just a simple dots, we are not different, so we are brothers of a same family, of a same origin, that is Brahma. आई बात ध्यान में. That's why his brother and sister in the beginning of the speech made a spectacular impression on the minds of the West. Awakening his countrymen, अपने लोगों को अवेक करना. In his series of lectures, he attempted to arise the religious consciousness of the people and create in them pride in their cultural heritage. आज जो देश में चल रहा है, अब चाहे पार्टी पॉलिटिक्स की हम बात तो नहीं करेंगे बिकॉज दैट्स नॉट अवर एजेंडा, लेकिन हम देख सकते हैं कि कल्चरल हेरिटेज को रीस्टैब्लिश करने का बहुत प्रयास चल रहा है, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि वी हैव स्टिल लॉस्ट द कॉन्फिडेंस. इट्स नॉट लाइक दैट कि चलो स्वामी विवेकानंदा ने 1897 की बात की है तो आज वैसा कुछ नहीं है. नो नो नो, फ्रीडम के बाद में भी ऑपरेशन कंटिन्यू रहा है. ऑपरेशन नॉट इन ऑपरेशन, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑपरेशन. आज भी किसी ना किसी तरीके से हमारे एजुकेशन सिस्टम के थ्रू हमारी ही बदनामी, हमारा ही बैकवर्डनेस, हमारा ही जो एक ये था उसके बारे में ज़्यादा बताया जाता है, हमारे हेरिटेज के बारे में कम बताया जाता है कि वो कितना रीच था, कितना मैच्योर था, कितना लॉजिकल था, कितना स्पिरिचुअली एट अ एपिटोम था, यानी जैसा कि इसके बियॉन्ड कुछ नहीं. सो दैट्स वाई वो कल्चरल हेरिटेज री इस्टेब्लिश करने का काम बहुत ज़रूरी है. तब तक हम में सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा
We will be slaves of the money, we will be slaves of the materialism, we will be slaves of the all the lifestyle we have. To bring about the unification of Hinduism by pointing out the common basis of its sects, he tried to do this. कई सारे अलग अलग सेक्ट हमारे देश में थे, शैविज्म, वैष्णविज्म, अलग अलग तांत्रिज्म, इन सब के जो बेस जो थे ना वो कनेक्टेड थे एक ही फिलोसॉफी से, दैट इज हिंदुइज्म, एंड ही ट्राइड टू इस्टेब्लिश दैट to focus the attention of educated people on the plight of a downtrodden masses. इनको एजुकेट कराने से बेहतर सॉल्यूशन कुछ नहीं है. To expound his plan for the amelioration by application of a practical Vedanta. Amelioration का मतलब होता है to make it better, अच्छा बनाना, ओके, कि एप्लीकेशन ऑफ वेदांता लोगों को तो समझ में आना चाहिए. His spiritual thoughts, new understanding of the religion. स्वामी जी इन्होंने स्वामी विवेकानंद जी ने में कहा है कि प्लीज डू नॉट कॉल रिलीजन एज अ धर्म. ये मैं लगभग तीसरी चौथी बार फिर से दोहरा रहा हूँ, और ये बात स्वयं स्वामी विवेकानंद जी ने कही है. उनका कहना था रिलीजन का मतलब होता है सेक्ट. अगर आप बेटर इंग्लिश में कहना चाहते हो तो रिलीजन यानी सेक्ट होता है, और इसका धर्म से कोई रिलेशन नहीं है. इसलिए उनको अगर लिटरल भाषा में अपनी मदर टंग में कन्वर्ट करना हो तो रिलीजन को उन्होंने सांप्रदाय कहा है. ये जरूरी होता है दोस्तों. हम लॉजिकल बात करने वाले लोग बनना चाहते हैं या बनने वाले हैं तो हमारे छोटी छोटी चीजों का भी काफी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहना ज्यादा जरूरी बन जाता है. ठीक है, तो स्वामी जी इंटरप्रेटेड रिलीजन एज अ यूनिवर्सल एक्सपीरियंस ऑफ अ ट्रांसेंडेंट रियलिटी ऑफ अ कॉमन टू ऑल ह्यूमैनिटी. एक ट्रांसेंडेंटल रियलिटी है, ब्रह्मा है, जिसके बारे में हम सब तो जानने का प्रयास भी करें तो हमें काफी गुस्सा में आ जाएगा. He denied any dichotomy between science and religion and described religion as a science of a consciousness. उन्होंने इनको बहुत क्लियरली डिफाइन किया, बिकॉज साइंस ये एक टर्म जब इवॉल्व हो रहा था, भारत में जब विज्ञान की भाषा हुई थी, तो विज्ञान ये कोई मॉडर्न सेंचुरी में आया हुआ वर्ड नहीं है. विज्ञान का डेफिनेशन इवन योग सूत्रा में भी दिया है, और इसका अर्थ होता है कॉन्शियसनेस. जिन्होंने पढ़ा होगा उनको ये सब पता होगा, जिनको नहीं पता वो लोग ये समझ सकते हैं कि विज्ञान का मतलब साइंस नहीं होता है. विज्ञान मतलब कॉन्शियसनेस. इन दी भारतीय भाषा परंपरा योग सूत्र पतंजलि महामुनि ने इसकी डेफिनेशन जो दी है विज्ञान की, वो कॉन्शियसनेस ऐसी लिखी हुई है. तो उसका मतलब होता है, इन्होंने साइंस का मतलब यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट से लिया है, रीजन, लॉजिकल थिंकिंग, जिसको हम रैशनलिज्म भी कहते हैं. लोगों को पहले समझने में ज्यादा, तर्क में ज्यादा महत्व होता है ना, हम इसको तर्क कहते हैं. अगर हम स्पेसिफिकली इंडियन फिलोसॉफी की बात करें तो हमारे देश के जो फिलोसोफर्स थे उन्होंने हर शब्द पे काम किया है, तो कोई भी शब्द ऐसा छूटा नहीं है जो आज के डेट में हमें दिखता है. ठीक है, तर्क की जब हम भाषा करते हैं तो इट वाज प्रॉपरली डील्ड बाय इंडियन फिलोसोफर्स. कनद ऋषि ने इनका प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया कि तर्क की व्याख्या कैसी हो सकती है, उसके लिमिट्स क्या है, उसका रीच क्या हो सकता है. लेकिन आज रीजन की जब हम बात करते हैं, लॉजिक की बात करते हैं, कोई भी उसकी लिमिट की भाषा नहीं करता. दैट्स द irony of understanding the reason. ठीक है, and that's why we are not able to understand the transcendental reality, and we as a human when do not understand anything based on reason, we simply reject it. हमें एक बड़ी आदत सी लगाई गई है कि जो रीजन के आधार पे समझा नहीं जा सकता आप उसको रिजेक्ट कर दीजिए. दैट्स वाई मेटाफिजिक्स को रिजेक्ट करना बड़ा आसान हो चुका था, बट आज नहीं हो रहा है. अब लोगों में वो वापस रिस्टैब्लिश होने का प्रयास भी चल रहा है, और लोगों में इस्टेब्लिश हो रहा है, बिकॉज भारत का जो डीएनए है वो ऑटोमेटिकली इससे कनेक्ट कर ही जाता है यूनिवर्सल आइडेंटिटी के साथ. ठीक है, बिकॉज हमारे डीएनए में वो सारे एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं दबे पड़े, बस हमें थोड़ा मेडिटेट करने की आवश्यकता है. एनीवे, न्यू व्यू ऑफ मैन, कंसेप्ट ऑफ अ पोटेंशियल डिविनिटी ऑफ अ सोल. सोल क्योंकि हमारे टर्म्स में ही बात की जाती है ना, ह्यूमन मैन के टर्म्स में ही सोल की बात की जाती है. तो डिविनिटी की जब बात आती है तो सोल की बात ही नहीं आती है. अगर उसको ब्रह्मा कहा जाता है, परम तत्व कहा जाता है, वॉट एवर इट इज. ठीक है, लेकिन जब हम मैन के एग्जिस्टेंस के आइडेंटिटी को ग्लोरीफाई करने के प्रयास करते हैं तो उसके पोटेंशियल डिविनिटी की बात अपने आप आ जाती है, बिकॉज इट एनोबल्स मैन. जब हम सोल की बात करते हैं ना तो व्यक्ति जो होता है, वो मैन जो होता है,
उसकी आइडेंटिटी कैसी बन जाती है? नोबल बन जाती है। अमीर गरीब का भेद ये शारीरिक भेद है, ये मटेरियलिस्टिक भेद है। जब हम सोल के आइडेंटिटी पे जाके बात करते हैं तो क्या अमीर और क्या गरीब। मुझे याद है अलेक्जेंडर की कहानी हमें पढ़ाई नहीं जाती अनफॉर्चुनेटली, लेकिन उनके लाइफ इंसिडेंट्स में जब वो भारत आए थे, भारत में जब आए थे वो, तब उन्होंने एक बहुत सही चीज़ को एनकाउंटर किया। ऐसा कहते हैं कि व्हाइल ही वाज ट्रैवलिंग थ्रू द फॉरेस्ट इन इंडिया ही मेट फ्यू नागा साधुस। जो अलेक्जेंडर थे वो कुछ नागा साधु को यहाँ पे मिले थे जंगलों में, जब वो सफ़र कर रहे थे तब। तो कुछ नागा साधु जब उनको मिले थे तो उन्होंने नागा साधु को मिलते ही पूछा, कुछ रास्ता ही आस्ट की वेयर द रोड गोज टू वगैरह वगैरह। नागा साधु ने कहा इतनी भी क्या जल्दी, जरा 2 मिनट बैठ के हमसे बातचीत कर लो। तो आप हो कौन? तो अलेक्जेंडर ने बड़े प्राइड से बताया, मैं पूरा जग जीतने वाला, मैं बड़ा सम्राट, मैं बड़ा ये वगैरह 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 वगैरह। उसने अपनी तारीफ करके वो सब बता दिया। नागा साधु ने इमीडिएटली नेक्स्ट सवाल ये पूछा, काफी इंटरेस्टिंग सवाल था ये, ध्यान से सुनिए। उन्होंने पूछा कि बेटा मेरा ये जो कपड़ा है ना शरीर पे जो पहना है थोड़ा सा फटा है, तो मैं उसकी सुई ढूंढ रहा हूँ। कहते हैं ना कपड़े सिलाने के लिए हम वो सुई धागा यूज करते हैं, तो वो जो है ना नीडल जो है ना, वो नीडल मिल नहीं रही है मुझे। कैन यू हेल्प मी आउट फाइंडिंग दैट नीडल? अलेक्जेंडर बोलता है मैं इतना बड़ा राजा हूँ, मैं यहाँ पे तुम्हारे देश को स्लेव बनाने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और तुम मुझसे पूछ रहे हो मुझे एक नीडल चाहिए। तो बोले चलो आप एक नीडल ढूंढ के दो, नहीं तो आपके पास होगी तो दे दो। उन्होंने काफी ढूंढा, काफी ये किया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ तो हुआ और उनको वो नीडल मिली नहीं। उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े साम्राज्य की बात कर रहे हो, तुम इतने बड़े राजा की बात कर रहे हो, अपने देश में से तुम एक नीडल नहीं लेके आए? उन्होंने कहा कि नीडल इट्स नॉट लाइक दैट कि बट अभी मिल नहीं रही है, और उसका क्या रिलेशन है, ये ऐसे बेहुदा सवाल आप क्यों कर रहे हो? उन्होंने कहा कि बेटा जब तू एक छोटी सी नीडल अपने साथ कैरी नहीं कर सकता, ये फटे कपड़े जो मैं आज कैरी कर रहा हूँ शायद कल मेरे पास ये नहीं होंगे। तुम अच्छे कपड़े जो आज पहन रहे हो ये तुम्हारे पास कल नहीं होंगे। अगर ऐसा हमारा जीवन का सत्य है तो मुझे ये बताइए कि आप इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा करके करने क्या वाले हो? व्हाट्स योर अल्टीमेट आइडेंटिटी? मरने के बाद क्या ये निडल आप लेके जाएंगे? द क्वेश्चन रियली डिस्टर्ब्ड अलेक्जेंडर। ऐसा कहते हैं कि ही गॉट कंप्लीटली डिवास्टेटेड। उसका जो माइंडसेट था पूरे वर्ल्ड को आक्रांतान करने का, जीत के रीस्टैब्लिश में पूरे वर्ल्ड का राजा वगैरह वगैरह, ही लॉस्ट, ही फॉरगॉट, ही केम टू नो कि जब मैं मर जाऊंगा तो इतना बड़ा साम्राज्य तो छोड़ो, ये निडल भी नहीं लेके जाऊंगा मैं, कुछ भी नहीं ले जा सकता, तो मैं कर क्यों रहा हूं? दैट्स द कंसेप्ट ऑफ अ सोल। इफ यू लिंक yourself with the concept of a soul, all the material things which are going around in your head will be vanished out. एंड देन अगर भगवत गीता उसके आगे पढ़ी तो आपको समझ में आ जाएगा कि जीवन का काम क्या है, कर्म कैसे किए जाने चाहिए और किस प्रकार से किए जाने चाहिए, सो दैट उससे कुछ अच्छा बने और समाज का विकास हो। और वो विकास जो होगा वो मटेरियलिस्टिक नहीं होगा। ह्यूमैनिज्म साइंटिफिक प्रोग्रेस इंप्रूव्ड मटेरियल वेल बीइंग, ये बात सही है। ह्यूमैनिज्म कहिए, साइंटिफिक प्रोग्रेस कहिए, इससे क्या हो गया, मटेरियल वेल बीइंग बढ़ चुका है, बट इट ऑल्सो ब्रॉट द मॉरल डिके। ये आपके सब्जेक्ट के लिए बहुत जरूरी है एज फार एज इथिक्स आई एम टॉकिंग अबाउट। इस मॉरल डिके की वजह से एज एविडेंस इन द फॉर्म ऑफ ब्रोकन होम्स, इमोरालिटी, वायलेंस एंड क्राइम। ब्रोकन होम्स का मतलब टूटे हुए घर, मतलब डोंट टेक इट लिटरली। इसका मतलब है जो परिवारवाद है, जो हम परिवार की बात करते हैं ना, वो परिवार टूटने का सबसे बड़ा कारण जो है ना, वो और कुछ नहीं है, इट इज अ मॉरल डिके हैपन ड्यू टू द साइंटिफिक प्रोग्रेस एंड ह्यूमैनिज्म which just focused on the material well-being. The concept of a potential divinity of a soul prevents this degradation, divinizes human relationship, etc. And so he laid the foundation of a spiritual humanism. ये बहुत बड़ी सीख उन्होंने दी है पूरे विश्व को कि आप स्पिरिचुअल ह्यूमैनिज्म की बात करिए, यू जस्ट डोंट टॉक अबाउट द ह्यूमैनिज्म।
क्योंकि ह्यूमैनिज्म से क्या होता है, आप अमीर गरीब का भेद करते हो, वो दिखा देते हो कि देखो इसके पास वेल्दी है, ये कम वेल्दी है, और उसी का डिस्कशन इतना चलता है कि आपको एंडलेस डिस्कशन हो जाता है। एंड दैट इज द बिगेस्ट इशू इन आइडेंटिफाइंग द रिचनेस ऑफ अ ह्यूमन सोल। आई बात ध्यान में, क्योंकि हम सोल की तरफ क्यों देखेंगे, हम कहेंगे कि पहले मेरा मटेरियल नीड सेटिस्फाई करो, जो कभी नहीं होने वाला। इट्स अ ग्रीड बेस्ड, हमने गांधी जी के सेशन में ये बात की थी। इट्स अ ग्रीड बेस्ड, नोबडी इज गोइंग टू सेटिस्फाई योर ग्रीड एनी टाइम। आज के पास अगर आपको एक मर्सिडीज है, तो कल को आप बोलोगे कि मेरे पास अब लैम्बोर्गिनी चाहिए। तो ग्रिड की कोई लिमिट नहीं होने वाली है, और उसी की वजह से हम ह्यूमन डेवलपमेंट का जो रियलाइजेशन है वो अभी तक एक्सपीरियंस ही नहीं कर पा रहे। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ morality and ethics. The prevalent morality in both individual and social life mostly based on the fear of a karma. कर्मा के डर की वजह से, फियर ऑफ द गवर्नमेंट के डर की वजह से, सिस्टम के डर की वजह से, एंड मेनी मोर। ऐसे कई सारे फियर फैक्टर है जिसकी वजह से हमारी जो प्रिवेलेंट मॉरलिटी है ना, वो कहीं ना कहीं पे सबड्यू हो चुकी है। हाँ, कहीं ना कहीं पे डाउन हो चुकी है, और उसी की वजह से करप्शन है, उसी की वजह से ये सब सारी सारी चीजें चल रही है। आई बात ध्यान में, स्वामी विवेकानंद हैज गिवन न्यू थ्योरी ऑफ इथिक्स एंड न्यू प्रिंसिपल्स ऑफ मोरालिटी बेस्ड ऑन इंट्रिंसिक प्यूरिटी एंड वननेस ऑफ आत्मा। आत्मा का वननेस ही तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सोल। आई बात ध्यान में, इसके इंट्रिंसिक प्यूरिटी पे हमें ध्यान देना है। जस्ट अ मोमेंट। So we should be pure because purity is our real nature, our true divine self or the Atma. We should love and serve our neighbors because we are all one in the supreme spirit known as Paramatma, Parabrahma या ब्राह्मण जिसको हम कहते हैं। अब आपको सवाल भी आ सकता है, सर फिर पाकिस्तान के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। कैसा है ना, यही पे तो भगवत गीता काम में आती है। हमने भगवत गीता में एक चीज पढ़ी थी, धर्मो रक्षता रक्षति, उसके आगे भी बहुत कुछ है। अहिंसा परमो धर्म के भी आगे बहुत कुछ है, क्योंकि उन्होंने जो कहते हैं ना कि धर्म को रक्षा करने के लिए ही धर्म को समझना चाहिए, तब जाके उसके रक्षणकर्ता बन पाओगे। क्योंकि आपका रोल क्या है ना इस सारी सिस्टम में, वो तो ज़्यादा समझना ज़रूरी है। नहीं तो हम तो क्या इंडिविजुअल है, रीजन के बेस पे हम लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं हर चीज़ का, उसमें कोई रोक भी नहीं है। लेकिन इससे जो शंका का समाधान है ना, वो नहीं होगा। प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉर्ट आउट नहीं होंगे बाय मेयरली लॉफिंग एट द कंसेप्ट, और बाय मेयरली मेकिंग द मजाक अगर किसी का बनाना हो तो मजाक से कुछ नहीं हो सकता है, सॉल्यूशंस नहीं निकलते। आज जिस प्रॉब्लम में हो वही प्रॉब्लम आगे जाएंगे, उससे सॉल्यूशंस नहीं निकलते। सॉल्यूशंस तब निकलेंगे जब आप पूरी सिस्टम को समझोगे, जो एग्जिस्टेंशियल है, जो एक्सपीरियंस बेस्ड है, जिसको हम अनुभूति बेस्ड आधार के ज्ञान की बात करते हैं। ठीक है, ब्रिज बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट। गांधी जी सॉरी स्वामी विवेकानंद जी, ही डिड हिज इंटरप्रेटेड हिंदू स्क्रिप्चर्स फिलोसॉफी इंस्टीट्यूशंस बाय वे ऑफ लाइफ टू वेस्टर्नर्स इन इजीली इंटेलिजिबल टर्म। उन्होंने क्या किया, इंटरप्रेट किया हिंदू स्क्रिप्चर्स को, वेदास को, फिलोसॉफीज को, कई सारे इंस्टीट्यूशंस को, और उन्होंने लोगों को, जो वेस्टर्न पीपल है, उनको समझने लायक भाषा में बहुत अच्छे से उनको इंटेलिजिबल टर्म्स में उन्होंने कन्वर्ट करके लोगों के सामने रखा। He re-established India's cultural isolation caused due to British from the rest of the world. जो ब्रिटिश है, मुगल है, जिनके वजह से जो वर्ल्ड का कनेक्ट था, जो कल्चरल इंटीग्रेशन था इंडिया के बाकी के पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको री-एस्टैब्लिश करने का काम इन्होंने किया। His interpretation made Indians receptive to the world science, technology and humanism. उनके इंटरप्रिटेशन की वजह से ही हमने वर्ल्ड के साइंस को, टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया, कंसिडरिंग कि इसको लेके ही हम अपना विकास करेंगे, इसको छोड़ के नहीं करेंगे। क्योंकि हम आज गरीब है, आज हमें फूड की ज़रूरत है, तो पहले उन चीज़ों का सेटिस्फैक्शन करना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर हम धीरे धीरे वेदांत की भाषा करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हाँ, फूड साइंस टेक्नोलॉजी आगे चले गए,
ह्यूमनिज्म आगे चले गया, वेदांत पीछे रह गया. And that's the irony. Since 1947, we fall short of the understanding of Vedanta and improved understanding of science, technology, and humanism. Thank you so much for today. I hope you understood the topic. If you have any queries in this regard, kindly contact me. Have a great day and take care.